इस बार भी आप इसी तरह से फला मुद्दे का हवा दिखा करके लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। विपक्ष तो आपसे चाहता है कि आप ऐसा ही करें। उन्होंने एजेंडा छोड़ दिया मार्केट में, बाकी आप घर घर पहुंचाइए। तो डर का ये लोग खेती कर रहे हैं। MIM वाले अलग खेती कर रहे हैं, RJD वाले अलग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग करेंगे, जन स्वराज वाले अलग करेंगे, ठीक है, बाकी लोग अलग करेंंगे। नीतीश कुमार वो आदमी है जो भी उनसे मिलना चाहते हैं वो बिल्कुल मिलते हैं। और ख़ास करके इमारत-ए-शरिया इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि इनसे हर CM मिलना चाहेगा, इनको अपने साथ रखना चाहेगा। इमारत-ए-शरिया का आज जो वजूद है उसमें कुछ ना कुछ योगदान नीतीश कुमार का है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और हर वक्त मिल सकते हैं। कल तक जो भी वहाँ पे लोग हैं जिम्मेदार, वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते थे। आप अलविदा जुमा को राजनीतिक रंग दे दिए, बाहों में काली पट्टी बंधवा दिए, लेकिन आप में ऐसा नहीं हुआ कि उसको वर्ल्ड में ट्विटर पर ट्रेंड कराते, फेसबुक पर ट्रेंड कराते। जब आपके लोग आपके साथ है ही नहीं, इतने सारे यूथ हैं, आप किसी से उनको जोड़ते ही नहीं हैं, तो कैसे होगा। कर्नाटक में बुर्का विवाद हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कहाँ थे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे, कहाँ थे आप। जमीयत वाले तो बहुत कई घटनाएं हुई, हाँ, कहाँ थे आप, पता ही नहीं चलता है। ये पहली बार पता चल रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। तो आप अगर मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं तो आपको तो सत्ताधारी दल से बात करनी पड़ेगी ना। विपक्ष के साथ लेकर के आप इस कौम को एलिनेट कर रहे हैं। निहाल साहब के मन में क्या है ये किसी को पता नहीं। वोट किसको दीजिएगा किसी को पता नहीं। वोट आपका अपना अधिकार है ना, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज आप विपक्ष को अपने साथ गले लगा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम नीतीश के अगेंस्ट में जा रहे हैं या सत्ताधारी दल के अगेंस्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को आप हाशिए में डाल रहे हैं या डाउटफुल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर आपके यहाँ आ रहा है और आप एक पूर्व विधायक, एक BPSC क्वालिफाइड विधायक, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट, सबसे रेस्पेक्टेड विधायक आप माने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, ठीक है, तो आपको तो उतनी समझ होनी चाहिए राजनीति की ना कि आपको कहाँ किससे मिलना चाहिए। आपके घर में आकर के आपसे मिल करके आपका जो तेवर था, जो धार था, उसको कूंद कर दिया गया राजनीतिक तौर पर। मुस्लिम युवाओं की एक खासियत है, जो भी आपके फेवर में हल्ला किया वो आप उसको मसीहा मानने लगते हैं। चंद दिनों पहले इंटरव्यू दिया चिराग पासवान ने, अब वो भी उसको मसीहा लगने लगता है। 10 दिनों के बाद फिर उनको गाली देगा। अब भाईजान भी अगर टिकट बेच रहे हैं तो फूके हुए कारतूस को, रिजेक्टेड पीस को टिकट बेच रहे हैं। वो किसी अच्छे लोगों को नहीं दे रहे हैं, किसी गयूर नौजवानों को नहीं दे रहे हैं। अब्दुल रहमान की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। भाईजान बोला, हाँ, भाईजान की बात कर रहे हैं, पेटेंटेड भाईजान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने एक नेक्सस बना रखा है, पेट्रोल पंप वाला, ईंट भट्टा वाला, ठीक है, खनन माफिया, बहुत ठेकेदार तबका, इन्हीं लोगों को लोग टिकट देंगे, इन्हीं लोगों को यही लोग वोट लेगा, यही आपका किस्मत तय करेंगे। कांग्रेस के सांसद जिसको बुरे काल में हम लोगों ने जिताया है, उनको चाहिए कि यहाँ पे टिकट मैक्सिमम ले, ठीक है, गठबंधन उधर जाकर करे, इधर नहीं। अब आप बताइए, शाहनवाज साहब को RJD के लोगों ने चुनाव इसलिए हराया था क्योंकि नाम उनका शाहनवाज था। शुक्रिया। सभी अजीज़ व अकारिब को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सभी रोज़े पूरे किए होंगे और सभी अरकान पूरे किए होंगे और खुशियाँ मना रहे होंगे ईद की। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। देखिए, चुनाव का साल है, चुनाव का काल है, सबका फोकस सीमांचल में बढ़ता जा रहा है। वजह यही है, दिल्ली के ओखला चुनाव को आप देख चुके थे। 2 सीटों के चक्कर में सारे सीटों की मैं रायता जिस तरह से लोगों ने फैलाया था, यही इस बार की यहाँ की रणनीति है। बिहार में चुनाव को ध्रुवीकरण सेट करना है, इस वजह से सबका फोकस अभी यहाँ है। MY समीकरण एक तरफ है, दूसरा कि यहाँ ध्रुवीकरण को इतना बढ़ावा दे देना है ताकि बाकी सीटों पर माहौल सेट हो जाए और लोग जो चाहते हैं वो उनका मिशन सफल हो जाए। इस बार की 225 आप जानते हैं NDA का मिशन है, और यहाँ पे 2-4 सीटों पर भी अगर ध्रुवीकरण की हवा बहने लगेगी तो पूरे बिहार में बाकी चीज़ें सेट अपने आप हो जाएगी। ये एक दस्तूर है, एक नया नियम है, यही एक चुनावी रणनीति है। तो 225 के मिशन को कामयाब कौन कर रहे हैं? इसमें तरह तरह के बहरूपिये हैं, ठीक है, जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ अब विपक्ष के लोग भी मिलते जा रहे हैं और कुछ धार्मिक संगठनों को भी साथ लिया जा रहा है, और जिसके ज़रिए से कि एक ख़ास कम्युनिटी में खौफ फैलाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है ना। इस तरह से ध्रुवीकरण को बढ़ावा धीरे धीरे दिया जा रहा है। धार्मिक संगठनों को भी लिया जा रहा है,
ये बड़ी गंभीर बात कर दी और बड़ी बात कर दी, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक चीज़ समझना चाहूँगा कि इस बार जिस तरीके से इफ्तार में लोगों ने नुमाइशें की है और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है, और इफ्तार के बाद ईद मिलन समारोह भी सीमांचल में काफ़ी धूम धड़ाके से किया गया, इस पर दो शब्द कहें। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले 4 साल का इफ्तार इसी साल हो गए हैं, ईद मिलन भी इसी साल हो गए हैं। अब लोगों को लगा है कि दावत इफ्तार के बहाने वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, सियासत कर रहे हैं। ये दावत इफ्तार बराए सियासत है, जिसको आप अन्य और दूसरे रूप में नहीं ले सकते। अच्छी बात है, दावत इफ्तार का कल्चर अगर परवान चल रहा है तो एक इस्लामिक नज़रिए से देखें या मुसलमान होने के नाते देखें, ये अच्छी बात है। पटना में इस बार एनडीए के नेताओं ने, एनडीए के घटक दलों ने दावत इफ्तार शिद्दत से दी है उन लोगों ने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो अब एक्सेप्ट हो रहा है आपका एक कल्चर। पहले ईद उल फित्र के मौके पर देश दुनिया के लोग आपको बधाइयाँ देते थे, खुशियाँ मनाते थे, सर्वधर्म संभाव का वहाँ पे एक तरह से नमूना देखने को मिलता था। दावत इफ्तार धीरे धीरे ये क्रेज बना रहा है, जगह बना रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। एक त्यौहार हमारे यहाँ छठ है जो सब धर्मों को जोड़ता है, और दावत इफ्तार इसी तरह से दस्तरखान पर हम लोग सब जुड़ते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुखद पहलू ये है कि चंद दिनों पहले एक दल, सत्ताधारी दल के दावत का कुछ लोगों ने बहिष्कार भी किया, तो वो थोड़ा सा दिल को धचका लगा कि आप दावत में जाइए, ठीक है। बहिष्कार का समर्थन करते, विरोध करते हैं आप? नहीं, हम आलोचना कर रहे हैं। आलोचना कर रहे हैं। दावत इफ्तार एक प्योरली आपका कल्चर है और राजनीतिक दलों ने इसे एडॉप्ट किया है, तो कायदे से आपको जाना चाहिए, अगर नहीं भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा गया कि नहीं है, दरअसल हम जो है नीतीश कुमार को बताना चाह रहे थे कि भाई अगर आप हमारे साथ हो तो हमारे साथ खड़े रहिए ना। तो दावत इफ्तार को आप खुद राजनीति में घसीट रहे हैं ना, सियासत का हथियार बना रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। बड़ी बात आपने कही, आपने एक गंभीर आरोप लगाया और बड़ी बात कहते हुए कहा कि मुस्लिम तंजीमें भी कहीं ना कहीं जो है साहब इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई है। ज़रा इसको ब्रीफ कीजिए जरा इसको। देखिए, सच बात यह है कि 2020 के चुनाव में इन लोगों ने क्या मंजन बेचा, NRC, CA NRC, ठीक है। किशनगंज के एक यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को इन लोगों ने डिटेंशन सेंटर घोषित कर दिया। उच्च चक्कर में लेलवा बोका जिसको भी चाहे लोगों ने वोट कर दिया इस मिथक के बल पर। इस बार भी आप इसी तरह से फला मुद्दे का हवा दिखा करके लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। विपक्ष तो आपसे चाहता है कि आप ऐसा ही करें। उन्होंने एजेंडा छोड़ दिया मार्केट में, बाकी आप घर घर पहुंचाइए। तो डर का ये लोग खेती कर रहे हैं। MIM वाले अलग खेती कर रहे हैं, RJD वाले अलग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग करेंगे, जन स्वराज वाले अलग करेंगे, ठीक है, बाकी लोग अलग करेंगे। तो मुसलमान कब तक डर के नाम पर वोट करता रहेगा या डर को एडॉप्ट करता रहेगा? अब अपने विवेक के आधार पर वोट करने की ज़रूरत है, आपको लीडर चुनने की ज़रूरत है। अब तक आप लोगों ने डर के नाम पर जिनको चुनाव जिता करके भेजा, वो विधानसभा में जा कर के नल और टैप की बात करते हैं। वो आपको यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते हैं, AMU की बात नहीं करते हैं, कटान भसान धसान रोकने की बात नहीं करते, वो नल और टेप की बात करते हैं। एक बात समझनी है, नीतीश कुमार का जिस तरीके से इफ्तार का बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार को कैश किया गया एक राजनीतिक दल के जरिए, उसके बाद फिर होता क्या है कि कुछ लोग पहुंचते हैं, है ना, इमारत शरिया के दफ्तर में पहुंचते हैं, पुलिस भी वहां पहुंचती है, सच्चाई जाने बगैर एक तथाकथित पत्रकार ने उसको वायरल किया और उसी वायरल खबर को RJD ने प्रमुखता से जो है उसको पूरे इंडिया के अंदर उसको सर्कुलेट किया, वायरल किया गया और एक माहौल बनाया गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस बदला ले रहे, इफ्तार में नहीं आए। तो क्या ये समझा जाए कि कुछ लोग हमारे उलमाओं को भी अपनी राजनीतिक रोटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये तो एकदम शक है, इसमें कोई शक नहीं है। कल इफ्तार है, आज आप बहिष्कार करते हैं, ठीक है, अचानक हेडलाइन बन जाती है नेशनल मीडिया की, ठीक है। कल आप कहते हैं कि गर्दनी बाग में बैठेंगे धरना पर वक्फ बिल के विरोध में, ठीक है, और अगले दिन आपके महफिल में कौन हाजिर हो जाते हैं? नेता प्रतिपक्ष, पूर्व CM हाजिर हो जाते हैं। सत्ता पक्ष के लोग वहाँ सफाई देने के लिए नहीं आते कि मुसलमानों डरो मत, ये बिल का खाका है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, वो सफाई देने नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरह से आप राजनीति ही तो कर रहे हैं। अब 2023 में कहाँ थे आप? 2024 में कहाँ थे? जमीयत उलमा हिंद ने शक्ति प्रदर्शन किया, बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कायदे से आपको ये चाहिए कि आप CM हाउस जाइए, CM का अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपने जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, जो भी अपने क्वेरीज हैं, उनको आप समझाइए कि सर
हमारा ये मुद्दा है, वक्त को लेकर के आप इस कदम को आप जो है ना थोड़ा सा बैक कीजिए, स्टेप डाउन होइए, नहीं तो फिर हम आपको समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन इमारत शरिया के एक ज़िम्मेदार से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि दरअसल हमने नीतीश कुमार से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी समय नहीं दिया, इसलिए हमें उचित ये आप कह रहे हैं ना, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट है इसका? निहाल साहब, हम आपसे मिलने आपके घर पर आ रहे हैं, हमने आपको फ़ोन किया, ठीक है, आप फ़ोन में हमको जवाब क्या देंगे कि मत आइए, है ना? ये कोई रिकॉर्ड की बात नहीं है। लेकिन आप सीएम हाउस जब मिलने जाते हैं तो उसका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से मिलने के लिए जाते हैं ना। तो आप ये बता सकते हैं कि सीएम ने हमको टाइम नहीं दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया। नीतीश कुमार वो आदमी है जो भी उनसे मिलना चाहते हैं वो बिल्कुल मिलते हैं। और ख़ास करके इमारत शरिया इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि इनसे हर सीएम मिलना चाहेगा, इनको अपने साथ रखना चाहेगा। इमारत शरिया का आज जो वजूद है उसमें कुछ ना कुछ योगदान नीतीश कुमार का है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और हर वक्त मिल सकते हैं। कल तक जो भी वहाँ पे लोग हैं जिम्मेदार, वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते थे। तो आप अगर मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं तो आपको तो सत्ताधारी दल से बात करनी पड़ेगी ना। विपक्ष के साथ लेकर के आप इस कौम को एलिनेट कर रहे हैं। निहाल साहब के मन में क्या है ये किसी को पता नहीं, वोट किसको दीजिएगा किसी को पता नहीं, वोट आपका अपना अधिकार है ना, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज आप विपक्ष को अपने साथ गले लगा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम नीतीश के अगेंस्ट में जा रहे हैं या सत्ताधारी दल के अगेंस्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को आप हाशिए में डाल रहे हैं या डाउटफुल बना रहे हैं। ये तो सही बात नहीं है। कायदे से आपको टेक्टिकल वोटिंग करनी चाहिए। हम किसको वोट देंगे ना विपक्ष समझ पा रहा है ना सत्ता पक्ष समझ पा रहा है। जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आ जाएगी उनको। आपको ये करना चाहिए। और इसी चक्कर में संजय झा, ललन सिंह और एक अशोक चौधरी ने कहा था ना कि मुसलमान जब हमको वोट ही नहीं दे रहे तो हम उसको कहे मतलब काम करके देंगे। आने वाले कल में आपको सब आप कहेगा, खुल करके कहेगा, ठीक है। जैसे आप कहते हैं सीमांचल में कि फला दल को फला दल के लोग वोट नहीं करते हैं, उसी तरह से अब आपको मीडिया में आकर के लोग कहेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। आप लोगों को बिल्कुल एलिनेट करते हैं, ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं और फिर कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती। अरे आप इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हैं, करोड़ों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। यहाँ जंग परसेप्शन की राजनीति की चल रही है। आप अलविदा जुमा को राजनीतिक रंग दे दिए, बाहों में काली पट्टी बंधवा दिए, लेकिन आप में ऐसा नहीं हुआ कि उसको वर्ल्ड में ट्विटर पर ट्रेंड कराते, फेसबुक पर ट्रेंड कराते। जब आपके लोग आपके साथ है ही नहीं, इतने सारे यूथ हैं, आप किसी से उनको जोड़ते ही नहीं हैं, तो कैसे होगा। कर्नाटक में बुर्का विवाद हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कहाँ थे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे, कहाँ थे आप। जमीयत वाले तो बहुत कई घटनाएं हुई, हाँ कहाँ थे आप, पता ही नहीं चलता है। ये पहली बार पता चल रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। चलिए ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। राजनीति के अंदर भी राजनीति है और आम जनता बेचारी समझ नहीं पाती है। और जहाँ तक वक्फ की बात है, और कहा ये भी जाता है कि हमारे ही लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर इतना कब्जा जमाए हुए है कि अब क्योंकि मामला अपना खुद का है इसलिए ये बिल से बाहर निकल आए हैं। और इनकी बातों को डोंट टेक अदरवाइज, क्योंकि ये बातें सच्ची और कड़वी कर रहे हैं। समझने के लिए आपको अपने समझ का इस्तेमाल करना होगा। फतवा जारी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए कि हमेशा डर मत दिखाइए। डिटेंशन सेंटर का डर दिखा करके आपने ऐसे लोगों को जितवा दिया जो विधानसभा में जा कर के सोते हैं, ठीक है। अब फिर आप अगर वही चीज़ कर रहे हैं तो आप दोबारा हम वैसे लोगों को नहीं भेजना चाहते हैं, यहाँ पे कायदे के लोगों को भेजना चाहते हैं। वैसे भी सच्चाई ये है, बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन मिल करके 300 भी सीट लेकर के आ जाएगी तो भी सरकार नहीं बना पाएगी, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपके सामने में मिसाल है, ठीक है ना। तो यहाँ के लोग खास करके मुसलमान ये सोचे कि हम फला फला को जीत करके भेज देंगे तो वो सरकार बना लेगा, संभव नहीं है। अब आप लीडरशिप पर फोकस कीजिए, वरने तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। फिर इसी तरह की राजनीति होगी, चुनाव आएगा, संगठन जिंदा हो जाएंगे, फिर आपको डर का कारोबार करेंगे, डर की बिक्री करेंगे, फिर आप उसी तरह से वोट देते रहेंगे। नहीं, ईद के मौके पर प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार सीमांचल आते हैं, किसी अपने पार्टी यानी जनसुराज के किसी पदाधिकारी के घर नहीं पहुंचते हैं, माधव मोदी के घर जाके चाय पीते हैं और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के घर जाके सेवैया खाते हैं। मुजाहिद साहब भी गले लगाया होंगे। बिल्कुल गले लगाया। बिल्कुल अच्छा है उनके लिए, फ़ोटो पोस्ट करने के लिए हो गया होगा, उनको मवाद मिल गया होगा।
नज़रिया क्या है आपका? मेरा कोई नज़रिया नहीं है, उनके नज़रिया से हर कोई वाकिफ़ है। वोटर खुद बोलेंगे, यहाँ की जनता खुद बोलेगी, वो पोस्ट कर दे, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यही है ना कि प्रशांत किशोर अगर आपके यहाँ आ रहा है और आप एक पूर्व विधायक, एक बीपीएससी क्वालिफाइड विधायक, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट, सबसे रेस्पेक्टेड विधायक आप माने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, ठीक है, तो आपको तो उतनी समझ होनी चाहिए राजनीति की ना कि आपको कहाँ किससे मिलना चाहिए। आपके घर में आकर के आपसे मिल करके आपका जो तेवर था, जो धार था, उसको कुंद कर दिया गया राजनीतिक तौर पर। अब जन स्वराज भी, उसको भी आप लोग ये समझने लगे हैं, जो पहले लोग डाउटफुल थे अब वो समझने लगे कि सब एक है, सब एक है, कि आप उनसे मिले मतलब आपको कहीं किसी ने भेजा होगा, ठीक है। आगे चल करके क्या गुल खिलाएंगे अब लोग उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। देखिए उसके पास टेंडर है, एमओआई समीकरण को तोड़ना है। प्रशांत के पास टेंडर है एमआई समीकरण को तोड़ना है। अब आप उनसे ये कभी भी मुलाकात होगी, इंटरव्यू में पूछिएगा कि बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा सच है जातीय समीकरण, बिना जाति के यहाँ पे आप कोई गुल नहीं खिला सकते। तो आप कर क्या रहे, ठीक है। वो जुमा की बात करेंगे, ठीक है, गर्दनी बाग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इसमें चलेंगे। मतलब नया नया हितैषी पैदा हुआ है मुसलमानों का, और मुस्लिम युवाओं की एक खासियत है, जो भी आपके फेवर में हल्ला किया वो आप उसको मसीहा मानने लगते हैं। चंद दिनों पहले इंटरव्यू दिया चिराग पासवान ने, अब वो भी उसको मसीहा लगने लगता है। 10 दिनों के बाद फिर उनको गाली देगा। कुछ दिनों पहले कन्हैया कुमार को करते थे, उससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी को करते थे। तो ये चीज़ है, हम ना किसी को मकबूल होने देते हैं ना किसी को कबूल करते हैं, ठीक है। दिल्ली की गलियों से निकलकर कन्हैया कुमार बिहार की तंग गलियों में घूम रहे हैं और वहाँ खाक छान रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो सीमांचल के दौरे में रहेंगे और किशनगंज आएंगे वो। बिल्कुल, सीमांचल नर्सरी है ना, राजनीति का प्रयोगशाला है, सदियों से लोग करते आ रहे थे। शुक्र मनाइए कि मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने 40 साल स्ट्रगल करके इस मिथक को तोड़ा है। अब उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है कि फला फला विधानसभा का वहाँ स्थानीय लोग होंगे तभी चुनाव में उसको वोट मिलेगा। सबका स्वागत है, आने दीजिए, लेकिन यहाँ के वोटर को समझने की ज़रूरत है। जैसे ओखला वालों ने अपना दम दिखाया, जैसे आप लोगों ने पहले दिखाया, बस उसी आधार पर। हसन जावेद साहब लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि कांग्रेस आखिर कब तक आरजेडी का पिछलग्गू बनी रहेगी, उसको अलग होना चाहिए, और ये असर दिख भी रहा है। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को जीना है या कांग्रेस को यहाँ पे इमर्ज होना है, उसको अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ये कहे कि हम गठबंधन की राजनीति करेंगे और गठबंधन में ऐसे लोगों को वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसको वही विधानसभा में जाके नल और जल करे, भक्का और पीठा पार्टी चलाए और ठीक है दावत अफ्तार करे। ऐसे लोग नहीं चाहिए। हम कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। कोचाधामन जो बोलता है वो सुनते हैं लोग, ट्रेंड सेटर है। यहाँ के कैंडिडेट अगर बोलेगा, ट्वीट करेगा तो हेडलाइन बननी चाहिए, सरकार के इसमें कानों में आवाज़ पहुंचनी चाहिए, अधिकारी के कानों में आवाज़ गूंजनी चाहिए कि भाई वहाँ के विधायक ने ये ट्वीट किया तो भाई कुछ ना कुछ समस्या है, जल्दी देखना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। आज अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, इसके भरोसे ना आप डिटेंशन सेंटर बंद कर पाएंगे, ना वक्फ बिल को रोक पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार के इतिहास में पहली बार तेजस्वी यादव सीमांचल में इफ्तार पार्टी में शिरकत की। आमतौर पर पटना में इफ्तार पार्टी होती थी और वहीं पर जो टोपी पहन करके एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, लेकिन पहली बार जो सीमांचल आए हैं इसको लेकर के भी कई तरह की बातें हो रही हैं। बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन उससे पहले आपका जो सवाल था कि कांग्रेस पिछलग्गू बनी रहेगी, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस आज यहाँ के 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दे, सारी सीटें जीतेगी, ये हमारा आकलन कह रहा है। ठीक है, 2019 में भी हम यही कहते, 2024 में भी यही कहते, आकलन ठीक हुआ था। ठीक है, से एक उम्मीदवार हसन जावेद इंशाल्लाह, नहीं तो निहाल साहब। ठीक है, मैं तैयार नहीं होना चाहिए। तैयार आप होइए मत होइए, युवा हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करके आपने पढ़ाई की है, दम है आप में, आपको धक्का दे करके आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त फिर हम लोग जो है ना लीडरशिप के लिए आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं, चंदा करके आपको आगे बढ़ाएंगे। सीमांचल में आरजेडी की इफ्तार पार्टी, हाँ, तो कांग्रेस पिछलग्गू बनी रहेगी, कोई फायदा नहीं। और कांग्रेस के सांसद जिसको बुरे काल में हम लोगों ने जिताया है, उनको चाहिए कि यहाँ पे टिकट मैक्सिमम ले। ठीक है, गठबंधन उधर जाकर करे, इधर नहीं। अब आप बताइए, शाहनवाज साहब को आरजेडी के लोगों ने चुनाव इसलिए हराया था क्योंकि नाम उनका शाहनवाज था, नहीं तो वो सीट जीत सकते थे। और अभी जो क्या कहते हैं पूर्णिया की सीट
पप्पू यादव का साथ नहीं दिया, तेजस्वी यादव ने तारिक साहब का साथ नहीं दिया कटिहार में, लेकिन फिर भी लोगों ने जिताया ना। इसी तरह से अभी दावत अफ्तार में आए थे तो भाई साहब बीमा भारती के साथ नज़र आए, फिर बीमा भारती के साथ नज़र आए, जिसको देखते ही हमारे यहाँ के वोटरों का जो है ना दिमाग घूमने लगता है। ठीक है, तो अब भाई बाढ़ में हम डूबे, बरसात में डूबे, सुखाड़ में डूबे, विस्थापित हो गए। ठीक है, कल तक जो किसान थे आज मजदूर बन गए, पूरा एकदम तबाह बर्बाद हो गया। कभी आप नहीं आए हमारा दर्द जानने के लिए, पहली बार आप दावत अफ्तार करने के लिए आए। तो क्या हमारी औकात हैसियत इतनी हो गई है कि आप हमको एक थाली खिला दो, बस हम आपको वोट दे देंगे? मुसलमानों को इस लेवल का सिटीजन ये लोग समझते हैं क्या? 22 में सुगवा महानंदपुर से लेकर के खाड़ी पुल के पास तक के सभी गांव तबाह व बर्बाद हो गए 2017 के बाढ़ में, 2022, 2023, 2024 के बाढ़ में। कभी पूछा भी, राहत सामग्री बांटा भी नहीं ना। तो फिर तो दावत अफ्तार में अगर लोग मोह जाए तो फिर तो उसका कोई भगवान ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है। लेकिन इससे पहले तो कभी आपका याद नहीं आया। तो पिछले चुनाव में हमने जब आपसे बात की थी तो आपकी तरफ से कहा गया था कि निश्चित रूप से आप चुनाव लड़ेंगे। हसन जावेद साहब तब में और अब में अपने आप को कहाँ जो है स्टेबल पाते हैं, और आगे की क्या रणनीति है? किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? कोई पार्टी होगी भी या अपना एक स्टेटस होगा? क्या कुछ होगा बताइए। देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जितना करते जाएंगे आपको कम लगता जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते जाना धीरे धीरे। हम क्या है, हम एक निहत्ता आदमी है, एक सोच रखते हैं, एक जज्बा रखते हैं, एक जुनून रखते हैं, जिसके बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हसन अगर आगे बढ़ेगा तो हसन के कलीग जितने हैं, एक आम आदमी, आम घर का बच्चा, वो भी आज ये ड्रीम देख सकता है। वर नहीं तो आप जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ पे माफिया राज चल रहा है। ठीक है, अब भाईजान भी अगर टिकट बेच रहे हैं तो फूके हुए कारतूस को, रिजेक्टेड पीस को टिकट बेच रहे हैं। वो किसी अच्छे लोगों को नहीं दे रहे, किसी गयूर नौजवानों को नहीं दे रहे। अब्दुल ईमान की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। भाईजान बोला, हाँ भाईजान की बात कर रहे हैं, पेटेंटेड भाईजान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने एक नेक्सस बना रखा है, पेट्रोल पंप वाला, ईंट भट्टा वाला, ठीक है, खनन माफिया, बहुत ठेकेदार तबका, इन्हीं लोगों को लोग टिकट देंगे, इन्हीं लोग, यही लोग वोट लेगा, यही आपका किस्मत तय करेंगे। जिस आपके विधायक को, जिसे विधानसभा में बोलना नहीं आता, वो आपकी किस्मत तय करने चला है, ये कैसे संभव है? पैसा है उसके पास, तो पैसा ही सब कुछ नहीं है ना। लेकिन पार्टी को पैसा चाहिए ना। पार्टी को पैसा क्यों चाहिए? पार्टी आपको खुद पैसे देगी। दूसरी बात, आप जिस जगह पर रहते हैं, लीडरशिप की क्राइसिस को आप फील करते हैं, ठीक है ना, फील करते हैं, तो आप खुद पैसे आपको क्यों चाहिए? वोटर को पैसे तो नहीं चाहिए, नहीं, तो फिर तो पार्टी को पैसे आपसे चाहिए। तो भाई आप, वो नहीं चलने वाला है यहाँ की राजनीति में। ठीक है, यहाँ हम लोग जो क्राइसिस फील करते हैं उससे उभरना चाहते हैं। आज हम थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, लोग हमको इफ्तार पार्टी दे करके भुला देता है और वोट ले लेता है। ठीक है, तो ये सब नहीं चलने वाला। अब हम मेन स्ट्रीम का पार्ट बनना चाहते हैं। किशनगंज के लोग बोलेंगे तो पटना में आवाज़ गूंजनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई पॉलिसी होती है तो पटना में, किशनगंज में लॉन्च होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। मेरी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये दम आपको दिखाना पड़ेगा। ये पार्टी, पॉलिटिक्स, टिकट, ये सब के बल पर नहीं होने वाला है। निहाल साहब अगर एक पोस्ट करेंगे तो उसकी आवाज़ की गूंज वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ तक वो आवाज़ को पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। लगातार आप लोग हमें देख रहे हैं, और इश्यूज़ पे हमने पिछले इंटरव्यू में बात की थी और उसमें लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, सराहा था। कई इश्यूज़ पे, कई गंभीर मुद्दों पर आपने बात की थी, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे दोबारा से। हाँ, लेकिन चलते पैसे की जहाँ तक बात है, तो चुनाव में जब आएंगे तो पैसे ही पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। जोश देखिए, जज्बा देखिए, जुनून देखिए, आइडिया देखे, ठीक है, मैनिफेस्टो देखे, उसके आधार पर वोट कीजिए। हम लोग तो अब तक हैया के तौर पर वोट देते हुए आए, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। पिछला इंटरव्यू जब हमने किया आपका, तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स है, दिल्ली से भी इनफैक्ट फ़ोन कॉल्स है, और कुछ लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए भी लिखा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन पार्टी जो है मायने रखता है, लोग आपको वोट करेंगे। हसन जावेद साहब हमारी दावेदारी है, कांग्रेस से हमारी दावेदारी है। ठीक है, कांग्रेस अगर गठबंधन में रहती है तो भी चुनाव लड़ेंगे, नहीं भी रहती है तो भी चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग सहयोग करने के बारे में सोचिए कि आप एक ऐसे लड़के पर दांव लगाने जा रहे हैं जो जिस मुकाम पर भी रहेगा आपके मुद्दे फुटबॉल के तरह उछाले जाएंगे। ठीक है, आपके मुद्दों की खनक वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पे
उसका हल निकलना है। ये करप्शन का राज खात्मा होना ज़रूरी है। लोग आज परेशान हैं। कोचाधाम में सबसे ज़्यादा करप्शन है। सीओ ऑफिस में जाइए, बीडीओ ऑफिस में जाइए, पीओ ऑफिस में जाइए, जहाँ पे भी जाइए लोग परेशान हो गया। यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए भी पैसे लगते हैं, ये हालात है। यहाँ पे हम विधायक सोए रहते हैं, पता नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे हर आदमी परेशान है, नफसी का आलम है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ ख़त्म होना चाहिए। बहुत हो गया, 5 साल लोगों का शौक पूरा करने के लिए दे दी। अब शौक का ज़माना लग जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी सारी गुफ्तगू हमारी हुई। हम दोस्तों से अपील करना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, आप अगर हसन को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब आप खुद को सपोर्ट करते हैं। आज जो विधायक बने हैं, जो नेता बन रहे हैं, इस तरह से कंधा पर हाथ रख करके आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। हसन को अगर आप कोई बात कहना है, एक पोस्ट भी करेंगे, एक ट्वीट भी करेंगे, तो हसन की आवाज़ या हसन तक आपकी बात पहुंचेगी। और हसन को जब चाहेंगे तब बुला सकते हैं। हसन आज आगे बढ़ेगा, इसका मतलब है कि अगला चुनाव में हसन 6 और लड़कों को आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए आप हसन के साथ आइए, मतलब अपने लिए राहें हमवार कीजिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।